हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उद्देश्य निहित प्रबंध क्या है। एक प्रबंधक द्वारा किसी संगठन में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध होता है, इसके लाभ एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। अथवा उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की कार्यविधि को समझाइए। अथवा अपवाद द्वारा प्रबंधन से क्या आशय, इसकी प्रक्रिया एवं वर्तमान प्रबंध में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपनी पेन कॉपी अपने साथ में रखिए और आंसर नोट करना चालू कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे है कि उद्देश्य निहित प्रबंध क्या है, एक प्रबंधक द्वारा किसी संगठन में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। इसी का अथवा उद्देश्यों द्वारा प्रबंध होता है, इसके लाभ एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन। अथवा उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य लक्षणों को समझाइए। तो दोस्तों, 3 क्वेश्चन है, तीनों के सेम आंसर हैं। आपसे इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको आंसर सेम ही लिखना है, किसी प्रकार की परेशानी वाली बात है नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है आपका आंसर कि वर्तमान व्यावसायिक जगत में प्रबंधक के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध भी प्रबंध के क्षेत्र में एक नवीन देन है। इस विचारधारा का प्रतिपादन करने का श्रेय पीटर ड्रकर को है, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में सन 1954 में सर्वप्रथम इस शब्दावली का प्रयोग किया था। इस विचारधारा की मान्यता है कि व्यावसायिक कुशलता के लिए आवश्यक है कि उपक्रम की सभी क्रियाएं व्यवसाय के लिए संपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। वर्तमान समय में इस विचारधारा का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, अपन देखेंगे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अवधारणा से आशय एवं परिभाषा। ठीक, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स। तो MBO या उद्देशानुसार प्रबंध से आशय यह है कि व्यवसायिक जगत में समस्त कार्य उद्देश्य परक हों, अर्थात सर्वप्रथम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए तथा तत्पश्चात उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। दूसरे शब्दों में, उद्देश्यों को निर्धारित कर कोई कार्य प्रारंभ किया जाए तथा उसके लिए उपयुक्त प्रबंध की व्यवस्था की जाए तो उसे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कहा जाता है। इसे परिणामों द्वारा प्रबंध की संज्ञा भी दी जाती है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की परिभाषाएं कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा इस प्रकार दी गई है। नंबर 1 है टोसी एवं कैरोल के शब्दों में, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रबंध और अधीनस्थ गतिविधियां, उपलक्ष्यों, विधियों तथा कार्यों के एक समूह के बारे में एक मत होते हैं, जिसका प्रयोग अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। सेकंड है दोस्तों आपका प्रो पीटर ड्रकर के शब्दों में, जी हाँ, प्रो पीटर ड्रकर के शब्दों में, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक प्रणाली है जिसमें प्रबंधकों एवं संपूर्ण उपक्रम की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए प्रत्येक विभाग एवं प्रत्येक व्यक्तिगत प्रबंध के लिए उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो चारों आप लोग इनको देख सकते हैं, 4 परिभाषाएं। तीसरी है आपकी हैंडरसन एवं सुओजानिन और चौथी है आरिन उरिस की। तो आप लोग चारों में से जो भी आपको सरल लगती है आप उनको याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक प्रबंध की विचारधारा है जो संपूर्ण उपक्रम की एक इकाई मानकर चलती है। इस विचारधारा की मान्यता है कि उपक्रम का सामूहिक उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। संस्था के मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए संगठन के सभी विभागों तथा प्रबंधकों के उद्देश्यों का बंटवारा कर दिया जाता है और प्रत्येक प्रबंधक को अपने स्वयं के लक्ष्यों को संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त करना आवश्यक होता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक व्यवहारिक विचारधारा है जो लक्ष्य प्राप्ति की व्यूह रचना पर अधिक बल देती है। तो उद्देशानुसार प्रबंध की विशेषताएं अथवा लक्षण देखते हैं अपन। तो पहला है, अपन इसको पॉइंट में देख लेते हैं। 6 पॉइंट है आपके यहाँ पे। पहला, उद्देशानुसार प्रबंध के अंतर्गत उपक्रम के प्रत्येक विभाग एवं प्रबंधक के लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं तथा उनके उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है। दूसरा है, विभिन्न विभागों तथा प्रबंधकों के व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण उपक्रम के संपूर्ण लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उन्हीं के अनुरूप किया जाता है। तीसरा है आपका, निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में प्रबंधकों के वास्तविक परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है और यह मालूम किया जाता है कि किस सीमा का लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। नंबर 4 है, संगठन में प्रभावशाली संप्रेषण व्यवस्था होती है जिससे प्रबंधक समस्याओं की जानकारी शीघ्र प्रबंधक को प्रेषित करता है। 5वां, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध क्रियात्मक पहलू पर अधिक बल देता है। इसी प्रकार से आपका 6वां पॉइंट है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कर्मचारियों एवं प्रबंधकों के मनोबल को ऊंचा उठाने तथा उन्हें कार्य के प्रति अभिप्रेरित करने में बल देता है। अब देखते हैं दोस्तों, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का क्षेत्र
स्कोप ऑफ एमबीओ, तो उद्देशानुसार प्रबंध की आवश्यकता उपक्रम के उन सब क्षेत्रों में होती है जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से उपक्रम के संपूर्ण उद्देश्यों से होता है। पीटर ड्रकर के अनुसार उपक्रम के निम्न क्षेत्रों में उद्देशानुसार प्रबंध की आवश्यकता होती है। नंबर 1 है बाजार अवस्थिति, इसमें संभावित बाजार तथा प्रतियोगी बाजार परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है नव प्रवर्तन, इसमें यह देखा जाता है कि संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं में क्या क्या सुधार किए जाएं तथा कौन कौन से नए उत्पादन संस्था की उत्पादन रेखा में सम्मिलित किए जाएं ताकि संस्था के लाभों और विक्रय पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तीसरा है आपका उत्पादकता, इसके अंतर्गत संस्था के साधनों तथा श्रमिकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। उत्पादकता के आधार पर प्रबंधकों की कार्य क्षमता की तुलना की जाती है। चौथा है आपका भौतिक एवं वित्तीय साधन, उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय एवं भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है। संस्था का प्रबंध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था करता है। इसी प्रकार पांचवा है सार्वजनिक उत्तरदायित्व, तो संस्था का प्रबंधन संपूर्ण समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए प्रयास करता है ताकि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में समाज के विभिन्न वर्गों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से छठवां है आपका लाभ क्षमता, सातवां है प्रबंधकीय निष्पादन एवं विकास क्षेत्र, आठवां है कर्मचारी निष्पादन एवं प्रवृत्ति क्षेत्र। इस प्रकार पीटर ड्रकर ने उद्देशानुसार प्रबंध के ये केंद्र बिंदु निश्चित किए थे जो प्रबंधकों को विशेष रूप से ध्यान में रखने होते हैं। उपक्रम के संपूर्ण उद्देश्य, विभागीय लक्ष्य तथा प्रबंधकों के व्यक्तियों का निर्धारण करते समय इन क्षेत्रों का भी समावेश किया गया। तो आपके यहाँ पे 8 पॉइंट हैं, इनमें से आपको भी 5 पॉइंट लिख सकते हैं। अब देखेंगे अपन उद्देशानुसार प्रबंध के लाभ, एडवांटेज ऑफ एमबीओ। तो उद्देशानुसार प्रबंध एक प्रबंध दर्शन के रूप में उभर रहा है। वर्तमान समय में व्यावसायिक उपक्रमों का आधार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण प्रबंध की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। उद्देशानुसार प्रबंध एक समन्वित तरीके से उद्देश्य की प्राप्ति पर बल देता है जिसके कारण प्रबंध की समस्याओं का समाधान अपने आप होता है। उद्देशानुसार प्रबंध के महत्व या प्रमुख लाभ निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो पहला कौन सा है आपका, प्रबंध की कुशलता में सुधार। आप लोग इनको नोट करते चलिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है चैनल के। तो अपन देखते हैं पहला प्रबंध की कुशलता में सुधार। तो उद्देशानुसार प्रबंध में उपक्रम तथा प्रबंधकों के लिए उद्देश्य का निर्धारण पहले कर लिया जाता है और जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वे वास्तविकता के करीब होते हैं। संगठन के सभी व्यक्ति उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं जिसके कारण प्रबंध की कुशलता में सुधार होता है। दूसरा है आपका प्रबंधकों का लाभदायक केंद्रों पर ध्यान केंद्रित होना। सभी प्रबंधकों के अपने अपने उद्देश्य होते हैं जिनको प्राप्त करना इनके लिए आवश्यक होता है। वे अपना कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, अतः प्रबंधक उद्देश्यों को निश्चित समय पर प्राप्त करने के लिए अपना सारा ध्यान लाभदायक बिंदुओं पर ही केंद्रित करते हैं। तीसरा है आपका मनोबल में वृद्धि। प्रत्येक कर्मचारी के पास अपना कार्य होता है जिसको करने के लिए वह स्वयं ही निर्णय लेने के स्वतंत्र होते हैं, अतः उनमें कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और उनके मनोबल में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट है आपका प्रभावशाली संप्रेषण व्यवस्था। उद्देशानुसार प्रबंध में संप्रेषण का विशेष महत्व होता है। शीर्ष प्रबंध तथा विभागीय प्रबंधकों के मध्य खुलकर विचार विमर्श होता है। इस प्रकार विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान से संगठन संप्रेषण व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होती है। इसी प्रकार से आपका पांचवा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि अधिकार प्रत्यायोजन में सुविधा। छठवां पॉइंट है आपका प्रबंध की विकास। आप इनको वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं जो भी आपको सरल समझ में आए। कोई भी आपको 5 पॉइंट से ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो जो भी आपको छोटे छोटे पॉइंट है आप उनको लिख सकते हैं। जैसा कि छठवां पॉइंट है आपका प्रबंध की विकास, आप इसको लिख सकते हैं। सातवां है पदोन्नति में सुविधा। आठवां है प्रभावशाली नियंत्रण। नौवां है सामूहिक प्रयास की भावना का विकास। 10वां है एकीकृत नियोजन। 11वां है समन्वय में सुविधा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अपन उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की सीमाएं देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ एमबीओ। तो चलिए देख लेते हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के अनेक लाभ होते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं या दोष भी हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहली, उद्देश्यों के निर्धारण में कठिनाई। तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के अंतर्गत उद्देश्यों के निर्धारण में कठिनाई आती है। उद्देश्यों का निर्धारण विभागीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है और इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को भागीदारी नहीं बनाया जाता। उद्देश्यों का निर्धारण इतने कम समय में किया जाता है कि अधीनस्थों को प्रतिक्रियाओं की जानकारी भी नहीं हो पाती। दूसरा पॉइंट है आपका आपसी मतभेद की संभावना। कहने के लिए तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में निर्णयन प्रक्रिया के अधीनस्थों को
का अधिक भागीदार बनाया जाता है, परंतु व्यवहार में यह पाया जाता है कि विभिन्न अधिकारियों एवं अधीनस्थों में आपस में मतभेद पाया जाता है। इस मतभेद के कारण सामूहिक निर्णय लेने में कठिनाई आती है। इसी का तीसरा पॉइंट है आपका दबावपूर्ण व्यवस्था। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों पर दबाव डाला जाता है, जिसके कारण उनमें विरोध और नाराजगी की भावना बढ़ने का भय रहता है। इसी प्रकार से आपका चौथा पॉइंट देख सकते हैं आपका प्रभावशाली संप्रेषण का अभाव, उद्देश्यों के प्रति असंतोष। छठवां है आपका बढ़ा चढ़ाकर उद्देश्य निर्धारण की प्रवृत्ति। सातवां है समन्वय में कठिनाई। आठवां है परिवर्तन का विरोध। तो यह है आपकी कुछ 8 पॉइंट में आपके यहाँ पे हानियां बताई गई हैं। अब आगे एक क्वेश्चन आता है आपका उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की पद्धति में उठाए जाने वाले चरणों का वर्णन कीजिए अथवा उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की कार्यविधि समझाना है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं प्रबंध की कार्यविधि। तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया के प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं। पहला है संपूर्ण उपक्रम के लक्ष्यों को निश्चित करना। उपक्रम में सर्वप्रथम उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। उद्देश्यों को परिभाषित करने से आशय है कि उद्देश्यों को इस प्रकार से स्पष्ट किया जावे कि उपक्रम में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अच्छी प्रकार से समझने लग जाए। उद्देश्यों या लक्ष्यों का निर्धारण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब वो कौन कौन सी बातें आपकी 6 पॉइंट में यहाँ पे दी हुई हैं। पहला है उपक्रम की उत्पादन क्षमता क्या है। दूसरा है विनियोजित पूंजी पर कितना लाभ अपेक्षित है। तीसरा है कितने क्षेत्र में संगठन को कार्य करना है। चौथा है निर्धारित लक्ष्य कितने समय में पूरे करने हैं। पांचवा है तकनीकी विकास तथा कुशलता के संबंध में प्रबंध की क्या नीतियां होंगी। दूसरा पॉइंट है आपका नियोजन। जब उपक्रम में लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विस्तृत योजना बनाई जाती है। यह योजना एक निश्चित समय के लिए बनाई जाती है। योजना बनाते समय उच्च प्रबंधकों को विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार विमर्श करने चाहिए। श्रमिक और कर्मचारियों के साथ भी विचार द्वारा योजना बनानी चाहिए। तीसरा है संगठन का विकास करना। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की तकनीकी को लागू करने के लिए संगठन को इस प्रबंध दर्शन एवं पद्धति को लागू करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। केवल उच्च प्रबंधकों के आदेश देने मात्र से ही यह व्यवस्था लागू नहीं होती, अपितु संपूर्ण संगठन में इसके लिए तत्पर होना चाहिए। इसी प्रकार चौथा पॉइंट है आपका प्रत्येक इकाई के लक्ष्य निर्धारित करना। पांचवा पॉइंट है आपका प्रत्येक प्रबंधक के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। आप लोग वीडियो रोक करके इसको लिख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। छठवां है आपका समय समय पर विचार विमर्श करना। अब सातवां पॉइंट है आपका परिणामों की जांच एवं सुधार। आप लोग इनको नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आता है अपवाद द्वारा प्रबंध से क्या आशय है, इसकी प्रक्रिया एवं वर्तमान प्रबंध में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। तो आइए देख लेते हैं अपवाद द्वारा प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषाएं देख लेते हैं। तो अपवाद द्वारा प्रबंध की क्रियाओं तथा निर्णयों को सरल बनाने की नियंत्रण व्यू रचना है। यह प्रणाली प्रबंधकों को उन समस्याओं एवं अवसरों में व्यवहार की अनुमति देती है जिनमें उसकी प्रत्यक्ष कार्रवाई की आवश्यकता होती है और उन समस्याओं तथा अवसरों में व्यवहार की अपेक्षा करती है जो अधीनस्थों के द्वारा बेहतर ढंग से प्रबंधित की जा रही है। प्रबंधन शास्त्री स्टार के अनुसार, जी हाँ, किसके, प्रबंध शास्त्री स्टार के अनुसार जब नीति कार्यक्रम कार्य कर रही है तो वहां प्रबंधक कार्य नहीं करता है। जब अपवाद उत्पन्न होता है तब प्रबंधक की आवश्यकता होती है और वह अपने विवेक का प्रयोग करता है। इसी क्रिया को अपवाद द्वारा प्रबंध कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। अगली परिभाषा है लेस्टर आर बीटेल के अनुसार अपवाद द्वारा प्रबंध पहचान एवं संचार की वह प्रणाली है जो प्रबंधक को उस समय संकेत देती है जबकि उसकी ध्यान आकर्षण जरूरी होता है। इसके विपरीत यह प्रणाली उस समय तक शांत रहती है जब तक कि प्रबंध का ध्यान आकर्षण अनिवार्य ना हो। इस प्रकार अपवाद द्वारा प्रबंध वह तकनीक है जो प्रबंधकों को उन अपवादों की सक्रिय खोज के लिए प्रोत्साहित करती है जो उनकी सृजनात्मक योग्यताओं की प्रयुक्ति की अनुमति देती है। इस प्रकार यह केवल नियंत्रण की तकनीक ही नहीं है अपितु अवसरों की खोज की विधि भी है। अब देख लेते हैं अपवाद द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया एवं तत्व। तो अपवाद द्वारा प्रबंध की वह प्रणाली है जो इस बात पर जोर देती है कि संगठन के उन्हीं मामलों पर उच्च प्रबंध अपना ध्यान केंद्रित करे जो संगठन के लिए अपवाद स्वरूप हो एवं अन्य मामले अधीनस्थों हेतु छोड़ दिए जाएं। अपवाद द्वारा प्रबंध प्रक्रिया के प्रबंध तत्व लेस्टर आर ब्रिटल के अनुसार निम्नलिखित है। पहला है परिमाप। अपवाद द्वारा प्रबंध प्रक्रिया का वह तत्व है जो विगत एवं वर्तमान निष्पादनों को समानता परिणात्मक मूल्य प्रदान करता है।
परिमाप या मूल्यांकन के अभाव में अपवाद की पहचान करना कठिन है। इसलिए अपवाद द्वारा प्रबंध प्रक्रिया की प्रथम व्यवस्था में उपक्रम की संपूर्ण संचालनात्मक क्रियाओं और स्थितियों को जानने का प्रयास किया जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका निरूपण। निरूपण क्या है? तो निरूपण अपवाद द्वारा प्रबंध प्रक्रिया में वह तत्व है जो उन परिणामों को विश्लेषित करता है जो कि व्यवसाय के लक्ष्यों के लिए अर्थपूर्ण होते हैं और उन्हें भावी अपेक्षाओं में बदलते हैं। निरूपण क्रिया को अपवाद द्वारा प्रक्रिया के विकास की दूसरी अवस्था माना जा सकता है, जहां विगत, वर्तमान तथा भावी आंकड़ों को भविष्य की दशाओं में पूर्वानुमान हेतु विश्लेषित किए जाते हैं ताकि लक्ष्य निर्धारित किए जा सके, आयोजन बनाई जा सके एवं संगठनात्मक संरचनाओं को संशोधित किया जा सके। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है आपका चयनावस्था। तो अपवाद द्वारा प्रबंध प्रक्रिया का यह वह तत्व है जो उन आधारों या मापदंडों के चुनाव से संबंध रखता है जिनका प्रयोग लक्ष्यों की ओर होना वाली प्रगति के अनुकरण के लिए प्रबंधकों द्वारा किया जाना होता है। चयन को अपवाद द्वारा प्रक्रिया का तीसरा चरण माना जा सकता है, जिसमें संगठनात्मक उद्देश्यों की प्रगति को बतलाने वाले परिणामों अर्थात आधारों का चुनाव किया जाता है। ये आधार निम्न तीन हो सकते हैं। पहला है उद्योगानुसार आधार, क्रियात्मक आधार और तीसरा है व्यक्तिगत आधार। इसी का चौथा पॉइंट है अवलोकन, पांचवा पॉइंट है तुलना, छठवां पॉइंट है क्रियान्वयन या कार्यवाही। आप लोग इनको वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वर्तमान प्रबंध के अपवाद द्वारा प्रबंध की भूमिका। तो वर्तमान व्यावसायिक युग में व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा व्यवसाय का आधार बन गई है। परंपरागत प्रबंधकीय तकनीकों का स्थान नवीनतम प्रबंधकीय तकनीकों ने ले लिया है और श्रमिक संगठन एवं जागरूक हो गए हैं। ठीक, अतः संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति तथा सामूहिक प्रयासों ने न्यूनतम लागत पर अधिकतम निष्पादित प्राप्त करने के लिए अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक को अपनाया जाना भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। संक्षेप में अपवाद द्वारा प्रबंध व्यवस्था को लागू करने से प्रबंधकों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकता है। तो कौन कौन से? पहला है इस प्रणाली को अपनाने से प्रबंधकीय कवरेज को व्यापकता प्रदान में सफलता एवं सुविधा रहती है। दूसरा है अपवाद द्वारा प्रबंध को लागू करके अधिशासी अधिकारियों के प्रयासों को उचित समय एवं स्थान पर संकेंद्रित किया जा सके। अब अपन देख लेते हैं अपवाद द्वारा संबंध की समस्याएं। तो अपवाद द्वारा संबंध की समस्याएं कौन कौन सी हैं? अपवाद द्वारा प्रबंध की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें कुछ प्रमुख अग्रलिखित है, सीमाएं भी हैं जिन्हें कुछ प्रमुख अग्रलिखित हैं। तो देख लीजिए 6 पॉइंट पर अपवाद द्वारा संबंध की समस्याएं दी हुई हैं, आप लोग इनको फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे अपवाद द्वारा प्रबंध के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में कि अपवाद द्वारा प्रबंध के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों किसी उपक्रम में अपवाद द्वारा प्रबंध विधि की प्रयुक्ति करते समय अग्रलिखित सिद्धांतों का अंतरण किया जाना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? आइए पॉइंट वाइज इनको देख लेते हैं। तो अपवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से? आइए एक नज़र में इनको देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों आत्मनियंत्रण का सिद्धांत, दूसरा है नीति के अनुसरण का सिद्धांत। आप लोग इनको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, इसीलिए मैं वीडियो आपके स्क्रीन पर आंसर रोक दिया हूं जिससे आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकें। उसके बाद तीसरा है परिणामों के लिए प्रत्यायोजन का सिद्धांत, चौथा है अधीनस्थों के विकास का सिद्धांत, पांचवा है आपका सहभागिता के आमंत्रण का सिद्धांत, छठवां है पूर्व धारणाओं की अस्वीकारता का सिद्धांत, सातवां है अवलोकन शक्तियों के संवर्धन का सिद्धांत, आठवां है बड़े एवं छोटे कार्य में अंतर का सिद्धांत, नौवां है संगठन व्यक्तिगत प्रवृत्ति से बचने का सिद्धांत। तो इस प्रकार से दोस्तों यह क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार से लेटेस्ट क्वेश्चन के सबसे सटीक आंसर पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।